प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज का वीडियो कक्षा 11वीं हिंदी विषय के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। आप लोग परीक्षा की तैयारी कर ही रहे होंगे। क्यों विशेष है, मैं वीडियो में आपको बीच में बताऊंगा। तो यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी, सत्य सत्य, खाली स्थान, 2 अंक के क्वेश्चन, सभी प्रकार के प्रश्नों का हम अच्छे से अभ्यास भी करा देंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। और हाँ भाई, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी बहुत जल्दी कीजिएगा। तो यहाँ देखिए सही विकल्प दिए गए हैं। मैं सही विकल्प का डायरेक्ट ऐसा उत्तर भी नहीं बताते जाएंगे हम कि ये इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर इस टाइप से। हम इसकी व्याख्या भी करेंगे ताकि आपको और भी प्रश्नों का अपने आप अभ्यास होता ही जाएगा और नॉलेज होगा। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है पहला प्रश्न, अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? तो प्यारे विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा के नाम के आगे अक्क लगता है। अक्क यानी एक प्रकार से अक्का, तो अक्का यानी बड़ी बहन। वैसे वह आजकल ये सम्मान के और प्रेम के प्रतीक के रूप में भी लगाया जाने लगा है। तो इसका अर्थ आ जाएगा, मतलब इसका उत्तर आएगा बहन। तो बड़ी बहन तो नहीं है, यानी इसका उत्तर बा यानी बहन। ठीक है, ये होगा। अब इसके बाद है सेकंड नंबर का, अब तबैली फैल गई आनंद फल होई में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए, उपमेय को उपमान के रूप में बताया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका उत्तर आएगा सा। ठीक है ना, रूपक अलंकार। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए तीसरा क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? यहाँ सन डले हुए हैं। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि नमक का दरोगा, इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, जो उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये जो नमक का दरोगा कहानी है, ये सप्त सरोज संग्रह में प्रकाशित हुई थी। कुछ लेखों में 1917 बताया जा रहा है। वैसे इसके संदर्भ में विवाद है, पर आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में 1914, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 1914 उल्लेखित है। तो इसका उत्तर आएगा ब नंबर का 1914। समझ में आई कि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है और सप्त सरोज संग्रह में प्रकाशित हुई थी और 1914 ईस्वी में। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब प्रश्न कभी आ गया कि अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद लिखिए, तो वैसे कौन कौन से आपको तो याद होगा। मैं आपको एक कोड वर्ड के तरीके से, मतलब एक पंक्तियों के द्वारा, एक कविता के द्वारा याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। देखिए कविता ऐसा है, विधान है निषेध का, विधान है निषेध का, प्रश्न है विस्मय का, आज्ञा है जो इच्छा है, संकेत है संदेह का। ठीक है ना? तो देखिए, विधान है निषेध का, प्रश्न है विस्मय का, आज्ञा है जो इच्छा है, संकेत है संदेह का। बन गए ना विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य दूसरा, फिर प्रश्नवाचक वाक्य, फिर विस्मय आदि बोधक वाक्य, फिर आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ये 8 हो गए। तो ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 8 के हमने नाम बताए। अब इसके बाद है पर्जन्य का अर्थ क्या है? पर्जन्य का अर्थ क्या है? तो ऐसे अगर डायरेक्ट एक शब्द में बताऊं तो पर्जन्य का अर्थ बादल है। इसमें बादल आएगा, स नंबर का आएगा ये। पर थोड़ी सा इसके बारे में नॉलेज भी ले लीजिए। अर्थवेद में पर्जन्य को एक प्रकार से तीसरा आदित्य भी कहा गया। अर्थवेद होता है, उसमें पर्जन्य को तीसरा आदित्य भी कहा गया है। आदित्य यानी एक प्रकार से सूर्य, तो जो कि बादलों से घिरा रहता है और उन पर नियंत्रण करता है, अर्थात बारिश देने वाला। तो बारिश देने वाला क्या कहलाता है? बादल। तो उस दृष्टि से भी इसका उत्तर बादल हुआ। ठीक है ना? अब देखिएगा इसमें ये अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही है, पेपर में आपको दिख रहा होगा।
भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है? आप सभी को याद होगा कि राजा हरिश्चंद्र है। राजा हरिश्चंद्र पहली मूक फिल्म है। तो इसके बारे में बताऊं मैं कि दादा साहब फाल्के द्वारा यह फिल्म निर्देशित थी 1913 में, है ना। और यह पौराणिक कथा पर आधारित थी। 1913 में दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म का निर्देशन किया, निर्माण किया। और राजा हरिश्चंद्र यह पौराणिक कथा पर आधारित थी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थी, क्यों महत्वपूर्ण है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले ये रिक्त स्थान भी देख लें। घर की याद कविता खालिस्तान ऋतु में लिखी गई थी। खालिस्तान ऋतु में लिखी गई थी, तो उत्तर आएगा इसमें वर्षा ऋतु में लिखी गई थी, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में, यहाँ पर खालिस्तान में। मैं थोड़ी इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि घर की याद जो कविता है, यह सावन की बरसात में डॉक्टर भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा, किनके द्वारा? डॉक्टर भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई थी। वो भी कहाँ? जेल में लिखी गई थी कविता, ठीक है ना। ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रखते हैं तो प्रश्न अच्छे से याद हो जाता है। तो आपको याद आ गया, इसमें वर्षा ऋतु में लिखी गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ये, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? तो आश्रय की जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको अपन क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो खालिस्तान में तो आएगा अनुभाव। मैं बता दूं कि आश्रय की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव स्थायी भाव के बाहरी लक्षण होते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव आप जानते हैं ना। तो अनुभाव स्थायी भाव के संचारी लक्षण होते हैं। अनुभाव विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। अनुभाव जो होते हैं वो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं और ये भावों का अनुगमन कहते हैं। वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए यहाँ पर कि ये जो अनुभाव विभाव ये सब है क्या? ये रस के अंग हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं अगर आप देखें तो रस के अंग होते हैं, पहला स्थायी भाव, फिर दूसरा है विभाव, फिर अनुभाव और संचारी भाव। यानी रस के 4 अंग हुए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। मियाँ नसरुद्दीन खालिस्तान के मसीहा थे। तो भाई ये मियाँ नसरुद्दीन पाठ पढ़े होगे आप, नान भाइयों के मसीहा थे, क्योंकि इन्होंने नान भाइयों के हितों की रक्षा के लिए बहुत काम किया, ठीक है ना। और फिर अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की भाषा को खालिस्तान भाषा कहते हैं। तो सरकारी कामकाज में जो भी भाषा यूज की जाती है तो उसको अपन राजभाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? राजभाषा। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है और हिंदी राष्ट्रभाषा भी है। ये प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। तो राजभाषा केवल सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल की जाती है और राष्ट्रभाषा पूरे देश की एक भाषा होती है, एकता का प्रतीक होती है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक है ना। इत्यादि आप इसको पढ़ सकते हैं, राजभाषा राष्ट्रभाषा में अंतर। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, ये तातुस खालिस्तान थे। तातुस क्या थे? कौन थे तातुस, ठीक है ना। तो तातुस सज्जन प्रवृत्ति के अधेड़ अवस्था के शिक्षक थे, एक है ना। तो शिक्षक थे। अब इस पाठ को पढ़ने में ये लगता है कि कुछ लोग कहते हैं लेखक भी थे, तो नहीं, क्योंकि उन्हें लिखा भी कुछ है ना। तो ऐसा नहीं है। तातुस जो हैं सज्जन प्रवृत्ति के अधेड़ अवस्था के शिक्षक थे। उन्होंने कई लेख भी लिखे, शिक्षक होते हुए भी कई लेख भी लिखे, लेकिन मूलतः वह शिक्षक थे, है ना। तो खालिस्तान में इसमें क्या आएगा? शिक्षक। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र कौन था? तो आपको याद आ गया होगा, उदंत मार्तंड। वैसे उदंत का मतलब हुआ बिना दांत का, है ना। उदंत मार्तंड यानी बिना दांत का। तो यह जो साप्ताहिक पत्र था यह 30 मई 1986 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कलकत्ता से। कब हुआ? 30 मई 1926 को। और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर जी थे, ठीक है ना। पंडित जुगल किशोर जी इसके संपादक थे।
तो यहाँ पर खाली स्थान में फिलहाल जो पूछा गया है उदंत मार्तंड, इसका मतलब बिना दांत का, ये अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ इसका। वैसे ये साप्ताहिक पत्र, ठीक है ना, जो कि पंडित जुगल किशोर द्वारा संपादित किया गया था 30 मई 1826 में, 30 मई 1826 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। वैसे मैं इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये सब चीज़ें आपको तैयार भी हो जाएं और नॉलेज भी बढ़े, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिएगा सत्य असत्य, ठीक है ना, सत्य असत्य। तो यहाँ पास पंजाबी साहित्य के कवि थे, कथन सत्य है कि असत्य है, आप समझिए। तो ये कथन मैं बताऊं कि सत्य है। पास पंजाबी साहित्य के ही कवि थे। पास के बारे में बताऊं, पास कौन है? अवतार सिंह संधू, अवतार सिंह संधू, जिन्हें लोग पास के नाम से जानते थे, पास के नाम से जानते हैं। अवतार सिंह संधू पास के नाम से जाने जाते हैं और ये पंजाबी भाषा के कवि, क्रांतिकारी कवि थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1950 में हुआ। पास का जन्म 9 सितंबर 1950 को और 23 मार्च 1988 को ये स्वर्गवासी हो गए। और इनकी प्रमुख कविता की बात करूं तो लौह कथा, लौह कथा प्रमुख कविता थी, कथा थी, कविता थी मतलब। और एक और है लड़ांगे साथी, लड़ांगे साथी पंजाबी भाषा का शब्द है, और उड़दे बाजा मंगर। तो ये इनकी कुछ कविताएं थी इनकी। और मैं इनके बारे में बताऊं, पास के बारे में, कि जो स्थान क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह का था ना, वही स्थान, सोचिए सरदार भगत सिंह का कितना बड़ा स्थान था, तो वही स्थान कलमकारों में पास का था। समझ लीजिए कितने क्रांतिकारी कवि थे ये, ठीक है ना। पंजाबी भाषा के कवि थे अवतार सिंह संधू, जिनको किस नाम से जाना जाता था? पास के नाम से भी लोग प्रचलित, लोगों के बीच में प्रचलित थे। अब अगला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर सत्य है, ठीक है ना, सत्य है। अब अगला क्वेश्चन है, एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग हो। ध्यान दीजिए, आवृत्ति हो लेकिन हर शब्द जो बार बार आया है शब्द, उसका अर्थ अलग अलग हो, तो क्या वहाँ यमक अलंकार होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? यह कथन भी सत्य है, यह कथन भी सत्य है। मैं बताऊं, कुछ उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। देखिएगा, एक उदाहरण है, आपने सुना होगा, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बोरात नर ओही पाए बोराय। तो यहाँ जो कनक और कनक दो बार रिपीटेड हुआ ना शब्द, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो पहले कनक का अर्थ स्वर्ण हो गया और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। यानी जैसे कुछ लोग अचानक बहुत सारा सोना पा जाते हैं ना, तो उससे भी उनमें मदहोशी छा जाती है, वो भी उसमें एक प्रकार से पागलपन का विक्षिप्त टाइप से हो जाते हैं, अचानक बहुत सारा सोना मिल जाए। इसी प्रकार दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, कि एक को पाने से और एक को खाने से मादकता चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ दो कनक आए हैं ना, तो एक कनक का अर्थ स्वर्ण और एक कनक का अर्थ धतूरा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार कहलाता है ऐसी स्थिति में? यमक अलंकार। अच्छा, कुछ यहाँ डाउट होता है कुछ विद्यार्थियों को, श्लेष अलंकार तो नहीं है? तो भाई श्लेष का अर्थ है कि एक ही शब्द का अर्थ अलग होना, यहाँ आवृत्ति नहीं होती उसकी बार बार, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, एक ही शब्द रहता है पर उसका अर्थ बार बार निकलता है अलग अलग। वैसे एक उदाहरण दे दूँ श्लेष अलंकार का भी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पानी पानी दो बार नहीं आया है, एक साथ दो बार नहीं आया है, और यहाँ पानी का भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न अर्थ है, ये आप सब जानते ही होंगे, है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतलब ये दूसरा कथन भी सत्य हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या है? पथेर पंचाली फिल्म 1965 में प्रदर्शित हुई, बताइए सही कि गलत? तो यह कथन भाई असत्य है। यह कथन क्यों असत्य बता रहा हूँ कि पथेर पांचाली जो फिल्म है, यह रियल में जब 1955 में बनी थी, ठीक है ना। इसमें कब लिखा है? 1965 में।
जबकि कब है 1955 में बनी बंगाली भाषा की ड्रामा फिल्म थी, है ना, जिसे सत्यजीत रे बतौर निर्देशक पहली बार लिखा और निर्देशित किया था। सत्यजीत रे ने, है ना, इसके निर्देशक भी थे, लेखक भी थे। और अर्थ बताऊं, पथेर, वैसे पथेर नहीं पाथेर कहना चाहिए इसको। तो पाथेर मतलब होता है पथ का। और पांचाली जो शब्द है यहाँ पर, ये एक प्रकार से कथात्मक लोकगीत जो बंगाली भाषा में गाया गया था उसको रिलेट करता है। तो ये इसके बारे में हुआ। ये कथन टोटल असत्य है क्योंकि 1955 होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। अब फिर इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, क्या ये कथन सत्य है? तो हाँ, ये कथन सत्य है, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना और कहानी अवश्य होती है। वैसे एक प्रश्न यहाँ से और बना करता है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर, तो इसलिए थोड़ी सा मैं इसके बारे में बता दूं कि लोकोक्ति क्या है। लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति, लोगों द्वारा कही गई उक्ति अर्थात कहावत जो किसी घटना को लेकर के होती है उसे लोकोक्ति कहते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हो गई लोकोक्ति। लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है, लोकोक्ति पूरा वाक्य होता है, अर्थ की दृष्टि से पूरा वाक्य होता है। जबकि जो मुहावरा होता है ना, मुहावरा वाक्यांश होता है, वाक्य का एक भाग होता है। जैसे मुहावरे में होता है एक प्रकार से अंधे की लाठी, ये मुहावरा हुआ, ठीक है। आगे डिटेल में अगर प्रश्न आएगा तो जानेंगे। तो ये कथन कौन सा हुआ? सत्य हुआ, ठीक है ना। फिर है यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, ये इसमें लिखा चेलवान जी अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे। तो भाई नहीं, चेलवान जी ये अपने सिर पर पगड़ी नहीं पहनते थे। क्या पहनते थे आप जब बताइए? चेलवान जी वास्तव में जो कुएं की खुदाई करने वाले जो दक्ष लोग थे, छोटा कुआं जो खोदते थे, छोटे सकरा कुआं, वो कहलाते थे। इनको चेजा नाम से भी कहा जाता था, चेजा नाम के भी से भी जाना जाता था। ये लोग अब कुएं की खुदाई करते थे, तो इनके सिर पर धूल के कण या छोटे छोटे कंकड़ इत्यादि ना लगें, तो इससे बचने के लिए पगड़ी नहीं बल्कि धातु की टोपी का धारण करते थे। जो धातु काय की रहती थी, कांसा या पीतल की रहती थी, उसको धारण करते थे। जबकि पगड़ी तो कपड़े की रहती है, तो पगड़ी नहीं बांधते थे, है ना। एक विशेष प्रकार की धातु की टोपी का धारण करते थे जो पीतल या कांसे की बनी होती। तो इसलिए कथन क्या हुआ? असत्य हुआ। अब इसके बाद है ये वाला कथन छठवा, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। नहीं, सरकारी पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं ना, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो जो औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक, वो ऑफिशियल होते हैं, सरकारी कामकाजों में यूज किए जाते हैं औपचारिक पत्र, है ना। और जबकि अनौपचारिक पत्र घरेलू संबंधों में लिखा जाता है, जिनमें निजी संबंधों के में लिखना हो, है ना। जैसे पिता को पत्र, माता को पत्र, दोस्त को पत्र लिखना हो, तो ये सब अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें निजी संबंधों को लिखा जाता है, ये वाले पत्र, है ना, वो सरकारी कामकाज में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब थोड़ी सही जोड़ी और बता दूं, फिर मैं इस प्रश्न पत्र के बारे में आपको बताऊंगा। आपके मन में बहुत जिज्ञासा है ना। मेरा उद्देश्य पहली बात है आपको पढ़ाने का रहता है। तो सही जोड़ी में आप देखिएगा, यहाँ पर सही जोड़ी में पहले में लिखा है यहाँ खंड आ खंड बा, तो इनका मैच करके मैं यहाँ लिख दिया हूँ जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो इसके सामने आएगा छायावाद। फिर अवतार सिंह पास, अभी इनके बारे में बहुत सारी बातें हमने बता दी है। तो अवतार सिंह पास ये इनकी आ जाएगा इसमें, ये 6 नंबर का सबसे खतरनाक, है ना, क्योंकि इनकी ये लिखा भी इन्होंने है इसके बारे में। फिर इसके बाद है कृष्णचंद्र, तो इनकी रचना में आ जाता है कृष्णचंद्र के में ये जामुन का पेड़, ठीक है ना, जामुन का पेड़। फिर है श्रृंगार शांत एवं करुण रस, तो ये माधुर्य गुण के लक्षण हैं, है ना। माधुर्य गुण वहीं पाया जाता है जहाँ श्रृंगार शांत और करुण रस हो।
तो इसमें आएगा माधुर्य गुण। और निपात, निपात कैसा होता है कि जब किसी शब्द विशेष पे जोर दिया जाए, जैसे इसमें लिखा है मैं सही हूँ, तो अभी तो ठीक है ना, मैं सही हूँ। अब इस बात पे जोर दिया जा रहा है, इसको मतलब एक प्रकार से रेखांकित किया जा रहा है, मैं ही सही हूँ, तो ये जो ही लग गया ना, तो ये निपात है। तो इसका आएगा मैं ही सही हूँ, निपात 5वें का। ठीक है। फिर इसमें लिखा है प्रबोध कुमार, प्रबोध कुमार, तो प्रबोध कुमार ये है इसमें आलो अंधारी। तो इसमें क्या है, आलो अंधारी यानी अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार की आत्मकथा है, जो लिखी गई थी, बेबी हालदार ने लिखी थी आत्मकथा अपनी, इनकी बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। लेकिन इसका भाई फिर यहाँ पे बेबी हालदार आना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद, वो मूलतः बांग्ला भाषा में लिखे थे, इनका हिंदी अनुवाद प्रबोध कुमार ने किया था। आई बात समझ में। अब इसके बाद फिर एक ही बचा, तो अनुस्मारक यानी रिमाइंडर, इंग्लिश में अनुस्मारक को रिमाइंडर कहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बातें मैं बता दिया हूँ। अब मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर और ये आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ विशेष इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह पेपर 2024 पूरक परीक्षा का पेपर है। कौन सा, 2024, जो अभी परीक्षा हुई थी पिछले, मतलब जिस सत्र में आप पढ़ रहे हैं, तो इस सत्र में पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री हुई थी, तो उसका यह पेपर है। मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ, पर क्यों महत्वपूर्ण है अब ये भी अच्छे सुन लीजिए। क्योंकि देखिए, जो पिछले साल के पेपर होते हैं, मतलब साल 2 साल 3 साल के पेपर, तो परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध इत्यादि में छपे रहते हैं, जनरल तौर पर क्या हो जाते हैं, सब लोगों को जाहिर हो जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री का पेपर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, गोपनीय सा बना रहता है, ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी नहीं होती है, और साथ ही साथ करंट का सिलेबस होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इससे पेपर में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। और साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि जो पेपर आने हैं आपको सेट वाइज आने हैं, यानी अलग अलग जोन पे अलग अलग पेपर होंगे, तो कहीं से आउट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो हो सकता है कहीं किसी जिला का ये जो मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पेपर हो, या अधिकांश प्रश्न उसमें आए हों, क्योंकि आपको मालूम है ना, सेट वाले पेपर आते हैं, तो किसी ने सोचा होगा, कोई से ये भी सोच सकते हैं कि सप्लीमेंट्री का पेपर है ज़्यादा, कई बार ऐसा हुआ भी है कि सप्लीमेंट्री के पेपर से बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, यहाँ तक कई बार तो ऐसा होता है सेम पेपर लगता है, सिर्फ उसका क्रम भर बदला रहता है। तो इसलिए आप लोग इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, और इस प्रकार से बता रहा हूँ कि आप सीख जाएं, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर विषय के पेपर में आपको बताने का प्रयास करूँगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, हमारा ऐसा उद्देश्य कभी नहीं रहता विद्यार्थियों को भ्रमित करना, क्योंकि हम आप लोगों के साथ ही जुड़े हैं, आप लोगों को धोखा देना हमारा आज तक नहीं रहा है, विश्वास से के कारण ही हम चल पा रहे हैं, है ना। कई लोग तो ऐसा करते हैं, इसी पेपर में एडिट करके बता देते कि ये देखिए पेपर, ये देखिए इस टाइप से, तो मैं भ्रमित आज तक नहीं किया हूँ, ना करूँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार मूल्यवान है। चलिए प्यारे विद्यार्थी, देखते हैं इसमें लिखा है एक शब्द एक वाक्य के उत्तर। तो इसमें लिखा है मीरा कृष्ण की उपासना किस भाव से करती हैं। आप लोगों को मालूम है मीरा कृष्ण भगवान की भक्ति किस रूप में करती हैं, पति के रूप में करती हैं। उनका भाव कैसा रहता है, और उनका भाव समर्पित पत्नी के रूप में होता है, ठीक है ना। फिर अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक महाकाव्य का नाम लिखिए। जानते होंगे महाकाव्य रामचरितमानस, इसके रचयिता पूछा जाए तो तुलसीदास, ठीक है ना। अच्छा, एक और महाकाव्य बता दूं, कभी 2 पूछ लिए तो, कामायनी, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद है अपू की माँ का नाम क्या था, है ना। तो अपू की माँ का नाम था सर्वजया, सर्वजया, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक आपको बताना है। तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक नाम ही से स्पष्ट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है, और इनका युग था 1864 से 1938 तक। इसको वैसे बता दूं, इसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, द्विवेदी युग को, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है ये,
इच्छावाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो जहाँ इच्छा प्रकट करी जाए, तो देखिए भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, भगवान तुम्हें बहुत अच्छे नंबर दिलाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इच्छा है ना, अपन इच्छा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक वाक्य होते हैं। फिर इसमें देखिए अगला, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है। तो देखिए कुमार गंधर्व का जो वास्तविक नाम है वो शिवपुत्र सिद्धराम्या है वैसे, तो कई किताब में सिद्धराम भी लिखा है। तो शिवपुत्र शिवराम कोमकाली, ये कोमकाली मठ के नाम से है, तो ये इनका नाम था, ठीक है। फिर भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, जो आलम आरा है, जो 14 मार्च 1931 में रिलीज हुई थी। आलम आरा है ना, बहुत प्रसिद्ध पिक्चर थी, है ना, पहली बोलती फिल्म बनी है ये। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन ये 2 नंबर के शुरू हो गए यहाँ से, कि प्रगतिवादी कविता की दो विशेषताएं लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ उत्तर इसका लिखने का कोशिश की है छोटे अक्षर से, क्योंकि यही उत्तर आपको मिल रहा है। तो प्रगतिवादी जो कविता है, इसकी 2 विशेषताएं में पहली विशेषता है कि इनकी ये सामाजिक बुराइयों के खिलाफ विद्रोह करते थे, ठीक है, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते थे, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, ठीक है ना। तो पहली विशेषता सामाजिक बुराइयों के खिलाफ विद्रोह। दूसरा है सामाजिक सुधार की भावना इनमें रहती थी। तो सामाजिक सुधार की भावना से ये व्यंग का इस्तेमाल करते थे, व्यंग का इस्तेमाल करते थे ना, व्यंग ताना समझते ना। तो ये 2 विशेषताएं हुई। और 2 कवि कौन से हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, और दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, ये प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब छायावाद कवि के बाद छायावादी, तो छायावाद की 2 विशेषता और 2 कवि के नाम। तो छायावाद प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का सजीव चित्रण करते थे, प्रकृति का सजीव चित्रण करते थे, और श्रृंगार रस की इनमें प्रधानता होती थी। 2 विशेषता हो गई। और कवि बोले तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद छायावाद का हो गया। फिर आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7वां ये लिखा है, अच्छे से ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है पाठ के अनुसार। तो पाठ के अनुसार उत्तर है बस्तियों को शहरों की बनावटीपन, बस्तियों को शहरों के बनावटीपन, भावहीनता, जड़ता और नग्नता से बचाने की आवश्यकता है, ठीक है ना। शहर में बहुत नकलीपन रहता है ना, तो गांव में बल्कि सादगी वाला जीवन रहता है ना। और शहरों में मतलब कोई बहुत ज़्यादा आपस में भाव से नहीं जुड़े रहते, जबकि गांव में सब कोई को भैया, कोई को काका, कोई को प्रेम व्यवहार ज़्यादा रहता है। तो बस्तियों को शहरों के बनावटीपन, भावहीनता, जड़ता और नग्नता से बचाने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसका अथवा, कलकत्ता पर बजर गिरे, कलकत्ता पर बजर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा भाई। तो पाठ में ये जो वाक्य जब चंपा ने कहा, तो उत्तर है यह चंपा का एक प्रकार से गुस्सा था, चंपा का गुस्सा था। चंपा चाहती थी कि उसका पति उसके साथ रहे और कलकत्ता न जाने दे, इसलिए ऐसा चंपा ने कहा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बहुत सरल परिभाषा है, जब किसी वाक्य या घटना से वीरता जैसे भाव उत्पन्न होते हैं तो वह वीर रस होता है ना। वहाँ जैसे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, है ना। तो ये हुआ, ठीक है। उदाहरण आप ढेर सारे लिख सकते हैं। फिर इसका अथवा जो लिखा है, रोला छंद की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा, रोला छंद यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना।
पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना। ये रोला छंद के बारे में हुआ। आप अंतर भी रोला, दोहा, सोठा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत बार आ चुका है। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। बनता होगा वैसे आपसे। तो महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन होता है। जैसे रामायण या रामचरितमानस में पूरे राम भगवान जी के पूरे जीवन काल का वर्णन है ना। तो यही इसका उदाहरण भी हो गया। और जबकि खंड काव्य में क्या होता है, किसी अंश का वर्णन होता है। फिर से पढ़ दूँ, महाकाव्य में किसी महान व्यक्ति के पूरे जीवन का वर्णन होता है, जबकि खंड काव्य में जीवन के किसी अंश का वर्णन होता है। फिर महाकाव्य में अनेकों रसों का वर्णन होता है। सभी रस प्रायः रामचरितमानस में तो सभी रस देखने को मिल जाएंगे, भंडार है ना। तो जबकि खंड काव्य में मुख्यतः एक ही रस की प्रधानता होती है। अच्छा, महाकाव्य का उदाहरण तो हमने बताया रामचरितमानस है ना। और खंड काव्य का उदाहरण पंचवटी है ना। पंचवटी खंड काव्य का उदाहरण है। फिर एक और अंतर है यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, इस प्रश्न को पहले बता दूं। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। तो काव्य में कारण होने के बावजूद, देखिएगा समझने का प्रयास कीजिए, काव्य में कारण होने के बावजूद कार्य ना हो तो जो वहाँ अलंकार होगा वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होगा। यानी कारण तो है, उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो रहा है। काव्य में कारण होने के बावजूद भी कार्य ना हो तो यह अलंकार होता है। जैसे एक देखिए कितना अच्छा उदाहरण है। दो दो मेघ बरसते हैं, दो दो मेघ बरसते, एक नहीं दो दो मेघ बरसते हैं, पर मैं प्यासी की प्यासी हूँ। मतलब 2 मेघ बरस रहे हैं, पानी गिर रहा है, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो कारण तो है, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है यहाँ। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार हुआ। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थी, नाटक और एकांकी में अंतर। तो नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है, यानी एक ही भाग को लेकर के चित्रित किया जाता है मुख्यतः। और दूसरा अंतर है, कथा वस्तु नाटक की विस्तृत होती है, नाटक की कथा वस्तु विस्तृत होती है और एकांकी की सीमित होती है। ठीक है, तो ये इसका हुआ। अब इसके बाद एक और अंतर है, जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी बातें उसमें लिखी जाती हैं, जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है ना, ये बेसिक अंतर हुआ। और जीवनी की शैली वर्णनात्मक शैली रहती है, वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा यानी कथा, तो आत्मकथा की शैली कथात्मक शैली में होती है। ठीक है, तो ये अंतर हुए। प्यारे विद्यार्थियों में एक एक छोटी छोटी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अगला 11वां क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, यानी इतना लंबा पीरियड तक शूटिंग काहे होती रही इसमें। तो देखिए जो लेखक थे ना, तो जो लेखक थे सत्यजीत रे, तो वो जो थे विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। तो अब जब काम करते थे और उनके पास पैसे भी नहीं था, तो पैसे और धन का अभाव था। पहला कारण ये था क्योंकि उनके पास समय और धन का अभाव था, इसलिए देर लगी। और इसके अलावा और भी बातें जो पाठ में है, इसके अलावा और भी बातें जैसे काश फूलों का मौसम, यानी काश जब फूलते हैं, यानी वर्षा का मौसम समाप्त हो जाना, तब जब दोबारा बरसात हो रही है होएगी तब फिर शूटिंग होएगी, है ना। फिर कुत्ते का मर जाना, तो अब जब कुत्ता मर जाए, जो पिक्चर में था ना वो कुत्ता मर गया था, तो अब उस नए कुत्ते की तलाश करना उसी प्रकार का। इसी प्रकार मिठाई वाला था एक पात्र, तो उसका मर जाना, तो उसकी भूमिका हेतु नए की तलाश करना।
और फिर इसके अलावा फिल्म में वास्तविक स्थानों में शूटिंग की जाती थी, रियल स्थान में रियल शूटिंग की जाती थी। तो इन सब कारणों से पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग में ज़्यादा समय लगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन है ये, देखिएगा, रजनी संपादक से क्या सहायता मांगती है। तो रजनी संपादक को ट्यूशन की समस्या बताकर उसे अखबार में छापने का आग्रह करती है, ये सहायता मांगती है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर निर्देशानुसार वाक्य को परिवर्तित करना है। जैसे पहला वाक्य, मयूर वन में नाचता है, तो निर्देश क्या दिए गए, प्रश्नवाचक, यानी इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य बदलना है। तो आ जाएगा क्या, मयूर वन में नाचता है, प्रश्न बना दिया आपने, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा इस टाइप से। फिर अगला क्वेश्चन है, राधिका मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकती थी, इसको संकेतवाचक वाक्य में बदलना है, संकेतवाचक वाक्य में। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, यदि राधिका अच्छी मेहनत करे तो वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकती थी, ये हो गया, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है इसमें, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है कहा है। अब इसमें कहा गया है कि बिना अर्थ बदले, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। गणित का प्रश्न पत्र अर्थ क्या निकल रहा है, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है यानी कि सरल नहीं है ना। तो कहा गया अर्थ ना बदले, और अर्थ बदले बगैर इसको निगेटिव यानी नकारात्मक चेंज कीजिए। तो भाई हम नहीं का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा आ जाएगा, गणित का प्रश्न पत्र बहुत सरल नहीं है, बहुत सरल नहीं है। तो नहीं आ गया, बहुत सरल नहीं है यानी कि कठिन है, ठीक है ना। तो अर्थ भी नहीं बदला, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसके अथवा में लिखा है, मैंने इसको नहीं बताया हमने। इसमें लिखा, दो मित्रों के बीच पढ़ाई को लेकर चर्चा या संवाद लेखन कीजिए। तो आप इस समय पढ़ाई का माहौल ही है, आप अपने दोस्त से किस प्रकार पूछते हैं, वही तो संवाद हो गया, है ना। यहाँ पात्र बना दीजिए कि एक का नाम राम, एक का नाम श्याम, राम श्याम से कहता है, किस टाइप से, है ना, संवाद जैसे डायलॉग रहते वैसा आपको संवाद लेखन करना है, पढ़ाई को लेकर के बन जाएगा, ठीक है ना, सरल है। फिर इसके बाद इसको बताऊँ 13वां क्वेश्चन, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में लिखना है। तो संक्षेपण का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। संक्षेपण का क्या मतलब होता है, संक्षेप में कहना। तो आगे है कि किसी विस्तृत अवतरण में अप्रासंगिक एवं अनावश्यक बातों को हटाकर लगभग 1/3 लिखा है, 1/3 शब्दों में उसकी आवश्यक एवं प्रधान बातों को व्यक्त करना सार संक्षेपण कहलाता है। 1/3 कर देना, ठीक है ना, यानी जैसे 90 शब्द हैं तो उसको 30 शब्द में व्यक्त कर देना, इतना छोटा। और जितनी अप्रासंगिक और अनावश्यक बातें हैं उनको हटा देना, और 1/3 भाग में उसको मुख्य बातों को कहना, ये सार संक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब ये देखिए, प्रश्न अभी चर्चा कर चुके हैं हम लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। फिर भी बता दूं कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होते हैं, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। और लोकोक्ति में व्यंजना, ये नया अंतर बता दूं, लोकोक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति होती है, जबकि मुहावरा में लक्षणा शब्द शक्ति होती है, ठीक है ना। ये अब इसके बाद फिर यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन अगला है, शास्त्रीय संगीत में लय कितने प्रकार के होते हैं, लय कितने प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रीय संगीत में 3 प्रकार के लय होते हैं। पहला नियमित लय, दूसरा है प्रवाहमय लय, और तीसरा है प्रगतिशील लय। ऐसा भी आप लिख सकते हो, और आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। पहला है विलंबित लय, दूसरा है मध्य लय, और तीसरा है द्रुत लय। इस टाइप से भी ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, ठीक है ना, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन क्या है, डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताएं, तो आप वैसे ये क्वेश्चन बनता ही होगा। डायरी लेखन में लेखक अपनी भावनाओं को, विचारों को और सुख दुखों को लिखता है। जानते ही डायरी में ये सब चीज़ें लिखी जाती है।
डायरी में लेखक अपनी भावनाओं को, विचारों को और सुख दुखों को लिखता है। फिर दूसरा है लेखक अपनी बातों को सत्य से बांध कर लिखता है, यानी डायरी में जो बातें लिखी जाती हैं अपन ये समझ लेते हैं कि वह बातें सत्य हैं, है ना, उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला क्वेश्चन इसका अथवा है जनसंचार माध्यमों के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। जनसंचार माध्यमों को तो जानते हैं जनसंचार माध्यम के क्या क्या उद्देश्य है। पहला तो सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना समाज को, सुनने वालों को, ठीक है। फिर मनोरंजन करना भी है। तो पहला आगे सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, इसी को आप अलग अलग उद्देश्य बना सकते हैं या कि इसको इकट्ठा कर दें, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा फिर आएगा लोगों को सही चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना, ये दूसरा होगा। ये इसी के आप खूब सारे पॉइंट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परिचय वाला, है ना। कौन सा, मीराबाई और भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, हमने बहुत शॉर्ट में यहाँ बताने की कोशिश की है मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई की दो रचना, पहली है गोविंद टीका और दूसरा है मीरा की मल्हार। गोविंद टीका और मीरा की मल्हार, ये दो रचना हो गई। अब भाव पक्ष, भाई मीराबाई तो भक्ति से प्रेरित थी, तो बाई की में भक्ति की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है इनकी कविताओं में, काव्यों में भक्ति भावना परिपूर्ण होती है, ठीक है ना। और कला पक्ष में ये ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं राजस्थानी, है ना, राजस्थानी गुजराती का भी प्रयोग करते हैं। माधुर्य गुण की प्रधानता होती है, भक्ति भाव की प्रधानता होती है ना। ये सब मीराबाई की कला पक्ष हो गया। फिर इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र, तो भवानी प्रसाद इनकी जो कविताएं हैं, तो पहला है गीत फरोश, है ना, गीत फरोश। फिर दूसरी है अंधेरी कविताएं, ये दो कविता हो गई इनकी, ठीक है। फिर ये इनका भाव पक्ष, ये गांधी जी से बहुत प्रेरित थी, तो ये गांधीवादी विचारधारा इनके भाव में झलकती है। दूसरा, इनमें संयम की प्रधानता, ये कला पक्ष में जब बात करेंगे तो इनके कला पक्ष में लिख दीजिएगा संयम की प्रधानता, संगीतात्मकता, चित्रात्मकता, है ना, एवं प्रवीणता इत्यादि देखने को मिलती है। तो ये शॉर्ट में लिख दिए, तो आप इसके आधार पर इन पॉइंट पर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। प्यारे विद्यार्थी, अब देखिएगा 17वां क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा शेखर जोशी या मनु भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदु में दीजिए। दो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो ये आप लोग अब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मेरे को सभी प्रश्न बताना भी है ना, आप इसको कर सकते हैं। फिर इसमें लिखा भाव का पल्लवन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है, इसको आपको पल्लवित करना है, यानी बढ़ा चढ़ा करके थोड़ी लिखना है। फिर अगला लिखा निपात शब्द किसे कहते हैं। अभी निपात के बारे में हमने चर्चा की है ना, जैसे लिखी है ना, अब किसी को जोड़ देना हो, जैसे हम कहें यह कथन सत्य है, तो अभी ठीक हुआ। अब हम कहें ये ही कथन सत्य है, इस टाइप से, है ना, मैं ही सही हूँ, इस टाइप से जब बोला जाए तो वहाँ पर जो शब्द ही आता है तो निपात शब्द कहलाते हैं, इस टाइप से। तो ये हो गया। फिर इसके बाद है निम्नलिखित अपठित गद्यांश और काव्यांश, इनको पढ़िए, पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा डिटेल में, ठीक है ना, ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा और ये उत्तर देना है। इसका शीर्षक निकालना है ना, इसका केंद्र क्या है ना, कर्महीन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर इसके बाद है ये गद्यांश हुआ, इसका अथवा आप देखेंगे तो यहाँ पद्यांश है। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, है ना, तो ये सब कुछ दिया गया है। अब इसमें लिखा है उपयुक्त पद्यांश में किसकी समाधि की बात की जा रही है, तो देख लीजिए, है ना, लिखा ही है सब कुछ। फिर है ये भग्न शब्द का अर्थ लिखिए, विजयमाला शब्द को वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो इस प्रकार से ये दिया गया है, तो इसको आपको तैयार कर लेना।
फिर ये टिक कर लीजिएगा आप अपनी के नोट्स में कि एक काव्यांश इसका संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है ना। हम तो एक एक करी जाना, है ना, ये वाली जो कविता है। फिर इसके अथवा में ये है, अथवा से तैयार करना है आपको। कहाँ तो तय था, ये जो कविता जो लिखी इसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखिएगा। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश है ना, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून की पंजे में आए, ये पूरा लिखा हुआ। फिर इसके बाद इसके अथवा में लिखा, मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे। ये देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका आपको डिटेल क्वेश्चन है, डिटेल करना पड़ेगा। फिर मैं एप्लीकेशन भी बता दूं, ये इसमें लिखा हुआ, अपने विद्यालय के प्रचार को निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यानी प्रचार को पत्र लिखना है, पुअर फंड जो होता है उससे छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु तो लिख दीजिएगा। सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय, है ना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो भी हो आपका, है ना, विषय निर्धन सहायता से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु, महोदय जी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना, इस कारण से मुझे शुल्क चुकाने में, या आप लिख सकते हो ये बुक खरीदने में असमर्थता होती है, अतः मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई में उसका उपयोग कर सकूं। इस टाइप से आप लिख सकते हैं कुछ भी। फिर इसका आप नीचे ज़रूर लिखिएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और वो अपना नाम नहीं डालते पेपर में तो रोल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, दिनांक वगैरह आपको मालूम होगा। फिर इसमें लिखा है अगला क्वेश्चन, आपका चयन जिला स्तरीय फुटबॉल टीम में हो गया, ठीक है, कितनी अच्छी बात है ना। इसकी जानकारी देने हेतु अपने बड़े भाई को पत्र लिखिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार से अनौपचारिक पत्र हुआ, और ये औपचारिक था। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना। विद्यार्थी अनुशासन, मातृभाषा का महत्व, जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान और श्रम का महत्व, ठीक है। इसमें विद्यार्थी और अनुशासन बहुत बार आता है, खेलों का महत्व, है ना, स्वच्छ भारत अब वैसे आ भी सकता है, पर ये जीवन में खेलों का महत्व और अनुशासन, विद्यार्थी अनुशासन, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। और आप देख लीजिएगा, निबंध को एक बार दो बार पढ़ लेना चाहिए, फिर उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थी, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप उत्साहवर्धन करने हैं तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से भी धन्यवाद प्रेषित कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्यार सहयोग यूं ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ बहुत जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे। हाँ, वीडियो को शेयर करना अवश्य। थैंक यू, आप सफल हों। बाय, जय हिंद।